तो कैसे हैं बच्चों, आप सबको फिर से एक नए से क्लास में स्वागत करते हैं। दिखाई दे रहा है, विजुअल है। चलो भाई साहब, तो आज है क्लास वन। किसका? तो परिवहन का। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जीव विज्ञान, और पहला चैप्टर खत्म हो गया था बहुत ही आसानी तरीके से। दूसरा भी खत्म हो गया था, बट तीसरा में थोड़ा सा दिक्कत आ गया। मतलब ये क्लास जो है लगभग करीब करीब 12 से 15 दिन के बाद ऐसे शूट हो रहा है। इसका रीज़न भैया पर्सनली रीज़न है कि थोड़ा सा वक्त नहीं मिल पाया, कि कोई काम में मैंने उलझ गया। तो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। भैया परिवहन क्लास वन में, और चैप्टर नंबर 3 है, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3। परिवहन क्या होता है, इसके बारे में सारी बातें हम जानने वाले हैं। देखो यहाँ पे जितना भी काला चिट्ठा लिखा हुआ है, ये बस भाई इस चैप्टर का बस कह सकते हैं कि 10% या 15% ये यहाँ पे है। बाकी और भी ऐसे आ, बोल सकते हैं 20%, 80% और भी पढ़ना है। तो इसके बाद और भी हम लोग बेहतर तरीके से पढ़ने वाले। तो इसको पहले फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि समय कम है भैया, समय कम है और बहुत सारे चीज़ों को पढ़ना भी है। तो पहले सबसे पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले। और मैं बता देता हूँ इसके साथ साथ कि जो भी बच्चे पहली बार ये क्लास कर रहे हैं, तो भाई ये क्लास देखने के बाद अनुभव आपको मिल जाएगा कि क्लास मतलब कैसा मिलने वाला है। यहाँ पे वीडियो, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे सेशन कैसा प्रोवाइड होने वाला है। अगर भाई ये क्लास अच्छा लगता है, तो आपके चैनल पे यानी हमारे चैनल पे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियो है जो आप देख सकते हो। फुल कोर्स है भैया, फ्री में, ठीक है। फ्री में फुल कोर्स है यहाँ पे होगा। अभी फिजिक्स पूरा खत्म हो चुके हैं, बायोलॉजी चल रहा है, केमिस्ट्री भी इसके बाद जल्दी आने वाला। इस महीना में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ दिन बचा हुआ है मंथ लगने में। 8 9 10 12 दिन 15 दिन बाकी है। वो इस मंथ में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। मतलब इस बुक खत्म हो जाएगा बायोलॉजी का, उसके बाद केमिस्ट्री आएगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग पढ़ो ध्यान से, ठीक है। पहले फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं चलता हूँ अपने टॉपिक पे। चलो अब देखते हैं कि परिवहन, ठीक है, यानी ट्रांसपोर्टेशन है क्या। क्योंकि जीव विज्ञान जब मैंने पढ़ाया था बेसिक में, ठीक है, बेसिक मैंने पढ़ाया तो उसमें लिखा था एनसीईआरटी। ये एनसीईआरटी अगर समझ गए तो भैया जीव विज्ञान समझ गए। एनसीईआरटी, टी एक आता था, टी क्या था? ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जीव विज्ञान एक परिवहन भी है। क्या? एक परिवहन भी है, ठीक है। परिवहन का मतलब लेन देन करना, यहाँ से चीजें उधर जाना, वहां से चीजें इधर आना, ठीक है। जैसे कह सकते हैं पानी जो होता है, जैसे पानी होता है, तो पौधे पानी कहाँ से खींचते हैं? पौधे तो हालांकि 3 चीज से खींचते हैं, बट नॉर्मली जड़ से। किससे? जड़ से, मिट्टी में जड़ जाता है वहां से खींचते हैं। तो भैया विसरण के द्वारा जो खींचते हैं, जो पानी है, वो क्या होता है? परिवहन, यानी नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ठीक है। और उसके बाद पत्तियों में फैल जाता है सारी पानी। पत्तियों लेकर, पानी को लेकर ऐसे भोजन बनाती है, प्रकाश को लेकर, क्लोरोफिल को लेकर, और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, 4 चीजों को लेकर भोजन बनाती है। भोजन बनाने के बाद फिर वो भोजन क्या होती है? ऊपर से नीचे, यानी चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं का नहीं का मतलब पूरे शरीर में उसका फैल जाता है। और भोजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो दोनों दिशाओं में होता है, ऊपर नीचे दोनों दिशाओं में। तो वही उसका मतलब हुआ ट्रांसपोर्टेशन, यानी परिवहन का मतलब भैया लेन देन करना, ठीक है। आना जाना, ये सारी बातें, ठीक है, बस शॉर्ट में समझ सकते हो। तो आज हम चलते हैं परिवहन को समझने के लिए। सारी क्रियाएं, सारी चीजें को हम समझते हैं, जो कि ब्लू ब्लू टाइप को दिख रहा होगा, वो सब क्या पॉइंट्स है, इसको जानना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास, अपना सेशन को। तो बस ध्यान देना है और पूरा नोट करना भी है। इसको स्क्रीनशॉट लिए होगा तो नोट भी करना है। और बस अभी फिलहाल आप क्या करो, ध्यान दो, ठीक है, पूरे बातों को ध्यान दो। चलिए जानते हैं कि पहला में आता है उपापचयी क्रिया क्या है। क्या है उपापचयी क्रिया? उपापचयी क्रिया यानी कोई काम, ठीक है। उपापचयी क्रिया में बहुत सारे चीजें आती है, ठीक है, बहुत सारे चीजें आती है। जैसे वृद्धि करना, वृद्धि होता है ना, जैसे हम सब मनुष्य भी क्या करते हैं? वृद्धि का मतलब बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? बढ़ते हैं, वृद्धि कर रहे हैं ना। तो वृद्धि करना,
मरम्मत करना। मरम्मत का मतलब होता है जैसे हम कोई कुछ खेल रहे हैं और कुछ हाथ टूट गया या फिर कहीं पे कट गया, ठीक है, कहीं पे फट गया, तो क्या होता है, सेल जो होते हैं ना, सेल हमारे शरीर किस सेल से बना हुआ है। सेल क्या होते हैं, वो खुद ब खुद फिर नया सेल बनते हैं और जहाँ पे कटा छटा रहता है वहां से फिर से भर जाता है घाव, यानी सेल नया बनने के कारण वहां पे फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब वो क्या हुआ, मरम्मत हुआ, क्या हुआ, मरम्मत हुआ, ठीक है। उसके बाद नई कोशिकाओं का बनना, नई कोशिकाओं बनता है हमारे शरीर में लाखों कोशिकाओं एक दिन में मरते हैं, लाखों कोशिकाएं बनते हैं, समझ रहे हैं ना, बहुत सारे हर चीज में होता है, लाखों कोशिकाओं बनते हैं, लाखों कोशिकाओं ऐसे मरते हैं, ठीक है। जैसे अ, जैसे ये होता है ना कि अब चलिए इसको बात पे ध्यान नहीं देंगे, बस इतना ध्यान देंगे कि नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद पोषण, क्या होता है, पोषण यानी हम सब भोजन खाते हैं, ठीक है, हम सब पोषण, पोषण, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है, पेड़ पौधे में होता है। श्वसन, ये सब क्रियाएं को मिलाकर एक क्रियाएं बनती है जिसको बोलते हैं उपापचयी क्रिया, ठीक है। यानी अब हम देखेंगे यहाँ पे उपापचयी क्रियाएं क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। उपापचयी क्रियाएं क्या है, तो जीवित प्राणियों में समझ में आ रहा है ना, जीवित का मतलब जो सांस लेता है, चलता है, फिरता है, सब कुछ काम करता है। जीवित प्राणियों में कई, कई का मतलब बहुत सारे, एनी, एनी, मेनी, मेनी होता है, मेनी, मेनी मतलब बहुत सारे, कई, बहुत सारे, ठीक है। यानी जीवित प्राणियों में कई कुछ कई क्रियाएं होती है, कई का मतलब बहुत सारे काम होती है, क्रियाएं होती है, कौन कौन सा प्राणी में, जीवित प्राणी में, जीवित प्राणी में कई क्रियाएं होती है, जैसे कौन कौन, वृद्धि यानी बढ़ना, मरम्मत यानी टूट फूट गया, कट फट गया, उसको ठीक ठीक हो जाना, नई कोशिकाओं का निर्माण, निर्माण का मतलब बनना, नई कोशिकाओं बनना, ठीक है। पोषण, पोषण होना, प्रकाश संश्लेषण होना, श्वसन होना, इन सभी क्रियाओं के लिए, इन सभी क्रियाओं के लिए, जैसे वृद्धि के लिए कुछ होना चाहिए ना, मरम्मत के लिए होना चाहिए, कोशिका, नई कोशिकाओं को बनने के लिए, पोषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, श्वसन के लिए पदार्थ होना चाहिए। जैसे इन सब क्रियाओं के लिए, सभी क्रियाओं के लिए शरीर की कोशिकाओं को विभिन्न पदार्थ की आवश्यकता होती है। बात समझ में आ रहा है, यानी आप समझो कि जीवित प्राणियों में कई क्रियाएं होती है, जिसे वृद्धि, मरम्मत, नई कोशिकाओं का निर्माण, पोषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, इन सभी क्रियाओं को उपापचयी क्रियाएं कहलाते हैं, ठीक है। ये सभी क्रियाएं क्या कहलाती है, उपापचयी क्रिया कहलाती है। अब जो ये क्रिया हो रही है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रहे हो, और ये मरम्मत हो रही है, नई कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, पोषण आप ले रहे हो, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, श्वसन हो रहा है, तो ये सब चीज को करने के लिए कोई पदार्थ तो होना चाहिए ना। जैसे हम श्वसन, श्वसन के लिए क्या चाहिए, हवा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हवा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन का पदार्थ होना चाहिए, जल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, सूर्य के प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए। ये सब पदार्थ नहीं रहेगा तो कैसे होगा, होगा। तो ये सब क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न पदार्थ की आवश्यकता होती है। जैसे पोषण, पोषण यानी भोजन के लिए अलग अलग पदार्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ऐसे। उसके बाद नई कोशिकाओं को बनने के लिए भी शरीर में ऐसे अलग अलग चीज होना चाहिए। वृद्धि के लिए, वृद्धि के लिए एक हार्मोन होता है, जो अगले आप बताएंगे बहुत तरीके से, हार्मोन रिलीज होता है, जिससे उस हार्मोन के कारण हमारा शरीर बढ़ता है। मरम्मत, मरम्मत का मतलब प्रोटीन की जरूरत होता है, क्या होता है, प्रोटीन की जरूरत होता है, विटामिन की जरूरत होता है, ये सब चीज मैं बताऊंगा, ठीक है, ऐसे। तो हर एक चीज के लिए जो ये उपापचयी क्रिया हैं, हर उपापचयी क्रियाओं के लिए होने के लिए भिन्न भिन्न पदार्थ की जरूरत होती है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप उपापचयी क्रियाएं देखें। तो अब आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है, चलो। उपापचयी क्रिया क्या है, तो आप समझिए, जीवित प्राणियों में कई क्रियाएं होती है, जैसे वृद्धि, मरम्मत, नई कोशिकाओं का निर्माण, पोषण, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ये सब उपापचयी क्रियाएं हैं। और ये उपापचयी क्रियाओं को करने के लिए शरीर की कोशिकाओं को भिन्न भिन्न पदार्थ की आवश्यकता होती है। चलिए, हाँ जरूरी होती है। जैसे अभी बता ना, श्वसन के लिए सांस होना जरूरी, श्वसन पानी से ले लोगे, सांस पानी से ले लोगे, पानी से कौन लेता है, जिसके पास एक विशेष अंग पाया जाता है, जैसे पानी, सॉरी, मछली, मछली क्या करता है, पानी से श्वास ले लेता है, ठीक है। तो उसके अंदर एक विशेष अंग है जिसको बोलते हैं गिल्स, क्या बोलते हैं, गिल्स यानी गलफड़ा। पोषण, पोषण के लिए विभिन्न पदार्थ की जरूरत है, पोषण के लिए ऐसे आप एक उदाहरण बताते हैं, एक पदार्थ मान ले लो कुछ भी ऐसे, आप हमेशा से बसा ले रहे हो, बसा ले रहे हो, क्या शरीर बसा से चल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए,
विटामिन होना चाहिए, ये सब चीज अलग अलग जरूरी है, समझ रहे ना। तो ऐसे में एक उदाहरण बताया, तो अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग अलग पदार्थ की आवश्यकता होती है, समझ में आ रहा है, अलग अलग क्रियाओं के लिए अलग पदार्थ की आवश्यकता होती है, बात समझ में आ रहा है। चलो, जैसे दौड़ने के लिए पैर होना चाहिए, लिखने या फिर कोई काम करने के लिए, खाने के लिए हाथ होना चाहिए, बोलने के लिए मुंह होना चाहिए। एक एक चीज से थोड़ी हर काम कर सकते हैं। पैर से ही दौड़ सकते, पैर से दौड़ सकते हैं, पैर से चल सकते हैं, पैर से खा सकते हैं, पैर से लिख सकते हैं, अलग अलग होता है ना, तो अलग अलग होने के लिए, ठीक है, ये सब क्रियाओं को लिए अलग अलग पदार्थ की आवश्यकता होती है। चलिए, उपापचय क्रिया कहलाती है, समझ में आ रहा है ना, उपापचय क्रिया कहलाती है। चलिए, उपापचय क्रिया किसे कहते हैं, तो ये सब लिख देना, काम खत्म। उसके बाद आता है पदार्थों का महत्व, यानी ये जो पदार्थ है, पदार्थ का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, समझ में आ रहा है ना, पदार्थों का महत्व है क्या। तो आप जानते हैं कि पदार्थों का महत्व क्या है, इसके बारे में, पदार्थों का महत्व, इंपॉर्टेंस, ठीक है। आप जानते हैं कि क्या होता है, तो कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थ पहुंचाना जरूरी होता है, कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थ, कौन सा आवश्यक पदार्थ, ठीक है, कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थ पहुंचाना जरूरी होता है, ठीक है। अब नहीं पहुंचाएंगे तो क्या होगा, जैसे मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था श्वसन के बारे में, ठीक है, पिछले चैप्टर श्वसन पढ़ रहे थे, हम बताए थे कि जब श्वसन, ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जब पहुंचता है कोशिकाओं तक, तो क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्या होती है, ज्यादा मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा निकलती है, जिसको बोलते हैं वायवीय श्वसन, ठीक है। और जब ऑक्सीजन नहीं होता है तो कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन, ठीक है। यानी ये पदार्थ जो है, ऑक्सीजन जो पदार्थ है, वो कोशिकाओं तक पहुंचना बहुत जरूरी है ना। तो कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थ पहुंचाना जरूरी है। अब हर चीज पहुंचाना जरूरी है, देखेंगे। आप नहीं पहुंचाएंगे तो क्या होगा, यदि ये मतलब कौन, आवश्यक पदार्थ कोशिकाओं तक नहीं पहुंचाएंगे तो उसका उपयोग नहीं होगा, ठीक है, उसका उपयोग नहीं होगा। मान लीजिए कि जो आवश्यक पदार्थ है कोशिकाओं तक नहीं पहुंचाएंगे, तो जो आवश्यक पदार्थ जो है, जो जरूरी पदार्थ जो है शरीर के लिए, वो कोशिकाओं तक पहुंच ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, वो रह जाएगा इसी, और रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये यदि ये पदार्थ कोशिकाओं तक नहीं पहुंचाएंगे तो उनका उपयोग नहीं होगा और शरीर के लिए बेकार हो जाएगा, ठीक है, बेकार हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अब मेरे, मान लीजिए कि मेरे में आवश्यक पदार्थ जो है, ठीक है, शरीर को जो चाहिए वो आवश्यक पदार्थ है, लेकिन वो आवश्यक पदार्थ कोशिकाओं तक पहुंच ही नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा, वो आवश्यक पदार्थ बेकार हो जाएगा, शरीर क्या हो जाएगा, बेकार और हानिकारक होगा। तो क्या होगा, वो मल के द्वारा ऐसे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या समझे कि ये, यदि ये पदार्थ कोशिकाओं तक नहीं पहुंचाएंगे तो उनका उपयोग नहीं होगा और शरीर के लिए बेकार हो जाएगा। भोजन से मिलने वाले पदार्थ कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, समझ में रहा ना, ध्यान देना, ये जो है भोजन से मिलने वाले पदार्थ कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। अब जो कार्बोहाइड्रेट जो मिल रहा है, प्रोटीन जो मिल रहा है, वसा जो मिल रहा है, ये कोशिकाओं तक नहीं पहुंच रहा है, बात समझ में रहा है ना। अब जो भोजन हमने खाया, तो भोजन से, उस भोजन में क्या क्या है, प्रोटीन है, वसा है, दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, समझ में रहा ना, दाल में क्या होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, आपका रोटी में वसा भी पाया जाता है, क्या होता है, वसा। कार्बोहाइड्रेट होता है किसमें, आलू में, आलू में बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है, बात समझ में रहा ना। तो आलू खा रहे, चावल खा रहे, दाल खा रहे, ये सब चीज में कुछ ना कुछ पदार्थ है, तो समझ में रहा ना। और यही सब जो पदार्थ है हमारी कोशिकाओं में मिलकर ऊर्जा देती है, क्या होती है, ऊर्जा बनाती है, त्वचा बनाती है, चर्बी बनाती है, ठीक है, शरीर को मरम्मत करती है, ये सब चीजें, समझ में आ रहा है ना बात। तो हम जो भोजन ले रहे हैं, भोजन से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, प्रोटीन मिल रहा है, वसा मिल रहा है, विटामिन हो जाएंगे, ठीक है, विटामिन भी आते हैं, ठीक है, ये सब जो मिल रहा है, ये सब जो मिल रहा है, और ये सब चीज क्या हो रहा है, कोशिका तक नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, कोशिका तक नहीं पहुंच रहा है, तो हम वृद्धि नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हम बढ़ नहीं पाएंगे, हमारे शरीर में मरम्मत नहीं होगी, और ये जब पहुंच ही नहीं रहा तो ये क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा ना।
अरे इसका काम हो ही नहीं रहा। आप सोचो, मान लीजिए कि आप क्या लगाते हो ऐसे, आप हर साल क्या लगाते हो ऐसे, अ, खटाई, खटाई होता है ना घर में, खटाई लगता है, हर साल लगता है, हर साल लगता है ना। आप आम का सीजन आता है, आ रहा है, गर्मी में सीजन आ रहा है, खटाई लगा रहे हैं, इसका उपयोग नहीं कर रहे एक साल 2 साल, तो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, फेंक दोगे उधर, फेंक दोगे ना। तो इसी तरीके से भाई इसका उपयोग ही नहीं हो रहा है शरीर में, तो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब बेकार होगा तो क्या, हम जानते हैं कि जो बेकार चीज क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। समझ में रहा ना, बेकार चीज शरीर से बाहर निकल जाता है। तो अब ये समझना, तो भोजन से मिलने वाले पदार्थ कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये पाचन के बाद शरीर को कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, भोजन से मिलने वाले पदार्थ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये पाचन के बाद यानी पचने के बाद क्या होता है, शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। अब पहुंच भी नहीं करेगा तो बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेकार होगा ना। तो इस तरीके से पदार्थों का महत्व है, क्या है, पदार्थों का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर ये पदार्थ शरीर तक नहीं पहुंचेगा तो सारा बेकार हो जाएगा, और आपका जो शरीर है बढ़ नहीं पाएगा, उसमें मरम्मत नहीं हो पाएगी, नई कोशिकाओं नहीं बन पाएगा, आप क्या हो जाएगा, पोषण का शिकार हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बात, इस तरीके से। तो जैसे अब क्या होता है, जैसे हम लोग कभी कभी खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। जैसे सरकारी स्कूल में पहले एक दावा मिलता था, जोक का दावा। क्या मिलता था, जोक का दावा। वो किस लिए मिलता था। अब क्या होता था कि हम लोग जो खाना खाते शरीर में नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था, क्योंकि हम जो शरीर शरीर भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा मिला, वो क्या करता है, एक जोक पाया जाता था, वो जोक में खा जाता था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब वही खा जा रहा है। तो हमारे शरीर तक तो नहीं पहुंच रहा है, तो हमारा शरीर बढ़ पाएगा, हेल्दी बन पाएगा। आप दुबराते जाओगे, मतलब पतला होते जाओगे। इसलिए उस जोक का दावा मिलता था, उसको खाओगे तो जोक मर जाएगा, और उसके बाद जो आपका भोजन से मिलने वाला जो पदार्थ है वो फिर शरीर में लगने लगेगा, और लगने लगेगा तो फिर आप हेल्दी हो जाओगे। ऐसे होता था ना, इस तरीके से। तो आप पदार्थों का महत्व समझ में आ गया, क्या होता है। तो ये तो पोषण के लिए था। इसी तरीके से श्वसन के लिए होता है, इसी तरीके से प्रकाश ये पोषण, मतलब ये तो पोषण है ऐसे। ये जैसे शरीर के लिए, तो ये प्रकाश जैसे पौधे के शरीर के लिए, ठीक है। वृद्धि, मरम्मत, ये सब चीज के लिए क्या होना चाहिए, पोषण बहुत जरूरी है। समझ में रहा ना। इन वृद्धि भी कैसे होगा, पोषण से होगा। मरम्मत भी कैसे होगा, पोषण से होगा। नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होगा, पोषण से ही बनेगा। ये भोजन खाएंगे तभी तो एनर्जी बनेगा ना। ऐसे तो सब चीज उस पर टिका हुआ है। तो इस तरीके से पदार्थों का इंपॉर्टेंस है, महत्व है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो अगर जो जरूरी पदार्थ है, आवश्यक पदार्थ है, हमारे शरीर तक पहुंचना जरूरी है। अगर नहीं पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारा शरीर नहीं बढ़ पाएगा, हमारे शरीर को नुकसान होते रहेगा। तो ये सब शरीर के कोशिकाओं तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और देखो लाइट भी कट गया। ठीक है, अब गाइस क्या मैं कहूँ, देखो अब लाइट भी कट गया, अब क्या कर सकते हैं। तो गाइस अभी देखो लाइन आ चुका है, बस थोड़ा सा फ्यू मिनट मतलब प्रॉब्लम हुआ होगा, बट अभी चलते ही अपना टॉपिक पे। तो पदार्थों का महत्व समझ में आ गया होगा, तो उसको थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बस थोड़े सा हुआ होगा कुछ सेकंड। तो पदार्थों का महत्व में हम लोग जान चुके हैं, पदार्थ का महत्व क्या होता है, जरूरी है। अब चलते हैं ऑक्सीजन का महत्व है। देखो ऑक्सीजन का महत्व बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग भोजन हम ले रहे हैं, पदार्थ पदार्थ यानी जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब मिल रहा है भोजन से, ये भी एक पदार्थ है। तो अब जो भोजन पच रहा है ना, अब ये जो पदार्थ मिला, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सब जो चीजें हैं, बिना ऑक्सीजन का ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाएगी, ऊर्जा नहीं दे पाएगी। इसलिए ऑक्सीजन होना जरूरी है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो क्रियाएं होती हैं, वायवीय श्वसन जो होती है, वो पूर्ण रूप से हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का महत्व क्या है, चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑक्सीजन का महत्व, ठीक है। उसके बाद है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वायुमंडल से ली गई ऑक्सीजन जब तक कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगी तब तक श्वसन नहीं होगी। ठीक है, जो वायुमंडल से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, जब तक कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगी तब तक श्वसन नहीं होगी, श्वसन पूरा नहीं होगा, और ऊर्जा उत्पन्न भी नहीं होगी। ठीक है,
ऊर्जा उत्पन्न भी नहीं होगी। हम जानते हैं कि एक होता है अवायवीय श्वसन, एक होता है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कुछ ऊर्जा बनती है, कुछ ऊर्जा बनती है, लेकिन वायवीय श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण तरीके से ऊर्जा बनता है, ठीक है। यानी श्वसन का पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाता है, यानी ऑक्सीजन होना जरूरी है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो श्वसन नहीं पूरा होगा, उसके बाद ऊर्जा भी उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए ऑक्सीजन का महत्व जरूरी है, पदार्थों का महत्व जरूरी है। अब चलते अपशिष्ट पदार्थ। क्या चलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है इसके बारे में आप सब जानते हो कि अपशिष्ट क्या होता है? जो बेकार पदार्थ है। अपशिष्ट पदार्थ मतलब जो बेकार, शरीर के लिए बेकार है। कोशिकाओं में बनने वाले कुछ पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। उसको क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ। जैसे हम लोग पानी पीते तो कोशिकाओं में बनने वाले कुछ पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होता है। जैसे हम लोग पानी पीते, पानी भी कोशिका तक पहुंचती है और वो क्या करती है, अच्छे जो पानी होता है उसको रख लेती है और पानी में जो गंदगी होता है ये सब समझ में आ रहा है ना, उसको छोड़ देता है और बाहर निकल जाता है। समय समय से हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल जाते हैं। जैसे खाना भी वैसे होता है, ठीक है। ब्लड भी होता है, ब्लड भी हम लोग के शरीर में बनता है, जो अच्छे ब्लड होते हैं, ठीक है, वो रख लिया जाता है और ब्लड ऐसे बाहर, जो खराब ब्लड होते हैं वो निकल जाता है, मल के द्वारा भी निकलता है, ठीक है। ये सब चीज तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ। जो हमारे लिए हानिकारक है, जो हमारे लिए ना उपयोग है, उसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ऐसा सिस्टम है कि वैसे बाहर निकल जाता है। चलो, तो ये होता है अपशिष्ट पदार्थ। ऑक्सीजन का महत्व, पदार्थों का महत्व, उपापचय क्रिया। उसके बाद चलते हैं परिवहन की आवश्यकताएं। परिवहन की आवश्यकताएं तो नहीं, परिवहन की आवश्यकता क्या है, आवश्यकताएं क्या है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। परिवहन अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? परिवहन अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? ठीक है, परिवहन अगर नहीं रहेगा तो सब चीज गड़बड़ा जाएगा। सब चीज क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? इसलिए परिवहन होना जरूरी है, चाहे तो पेड़ पौधे में चाहे जीव जंतु में परिवहन होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? चलिए चलते परिवहन की आवश्यकता। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन की क्या बोलते हैं, आवश्यकता को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आ, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड बुला रहे हैं, ठीक है। चलो इसको बाद में देखा जाएगा, हमको इंग्लिश कमजोर है। परिवहन की आवश्यकता क्या है इसके बारे में भी हम जानते हैं। चलिए, तो शरीर में दो काम जरूरी है। कौन कौन काम? कितने काम? दो काम। शरीर में दो काम जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? उपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाना। उपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाना का मतलब पदार्थों का महत्व है, यानी जो उपयोग में आने वाली पदार्थ है, ठीक है, उसको कोशिकाओं तक पहुंचाना। और दूसरा, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना। हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना। ये शरीर में दो जरूरी काम है। क्या होता है? शरीर में दो जरूरी काम है, बहुत जरूरी है। कौन कौन? जो शरीर के लिए जरूरी है वो पदार्थ को शरीर तक पहुंचाना, कोशिकाओं तक पहुंचाना, और जो हानिकारक पदार्थ है वो कोशिकाओं से लेकर बाहर निकाल देना, ठीक है। तो दो काम जरूरी है और इसी को बोलते हैं परिवहन। क्या बोलते हैं? परिवहन। ले रहा है ना, उपयोगी पदार्थ ले रहा है और जो बेकार पदार्थ है निकाल रहा है, तो ले रहा है छोड़ रहा है, ले रहा है छोड़ रहा है, यानी उसे वो बोलते हैं परिवहन। समझ में आ रहा है ना? चलो, तो आपने क्या देखा, शरीर में दो काम जरूरी है, उपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाना, और दूसरा दूसरा यहाँ से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना। इन प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। शरीर में इन कार्यों के लिए एक विशेष तंत्र होते हैं जिन्हें परिवहन तंत्र कहते हैं। समझ में रहा ना? यानी परिवहन क्या है, पूछेगा परिवहन क्या है तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे उपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाना, हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालना परिवहन कहलाता है। और ये सब क्रियाओं को करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं परिवहन तंत्र, ठीक है। परिवहन तंत्र में हम अलग अलग चीज पढ़ेंगे। बात समझ में रहा है? लेकिन सिर्फ परिवहन पूछेगा तो क्या बोलोगे? उपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाना, हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालना परिवहन कहलाता है। और ये दोनों क्रियाओं को करने के लिए, सब क्रियाओं को करने के लिए एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं परिवहन तंत्र। समझ में आ रहा है? तो ये परिवहन की आवश्यकता क्यों है? ऐसे परिवहन की आवश्यकता क्यों है
पदार्थ को, उपयोगी पदार्थ को लाना और हानिकारक पदार्थ को बाहर कर देना। तो परिवहन होना जरूरी है कि नहीं? होना जरूरी है। चलिए, तो आपने परिवहन की आवश्यकता भी देख लिया, दिखाई दे रहा है ना? चलो, परिवहन की आवश्यकता भी देख लिया। अब चलते हैं कि पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है? जैसे पौधों में पदार्थ जैसे हो गया पानी। पानी जड़ से क्या लेता है? पानी एवं खनिज लवण। ठीक है, पानी, जल एवं खनिज लवण, तो ये एक पदार्थ है। तो पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है? पानी जड़ से ऊपर कैसे जाती है, और फिर उसके बाद जड़ से कहाँ जाती है? पत्ती में जाती है पानी। और पत्ती पानी क्यों लेता है? भोजन बनाने के लिए, क्योंकि भोजन बनाने के लिए 4 चीज जरूरी है। हम जानते हैं कौन कौन? क्लोरोफिल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, और मारेंगे एक थप्पड़, जल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जल। तो जल ले रहा है किस लिए? भोजन बनाने के लिए। अब जल ले ही रहा है जड़ से, उसके बाद सूर्य के प्रकाश मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही जाएगा वायुमंडल से, और क्लोरोफिल तो है ही है। 4 चीज मिल गया तो भोजन बना लेगा। अब जड़ से लिया, पानी लिया, पूरे पत्ती तक पहुंचा दिया। अब वहां पे खाना बन गई, पत्ती में खाना बन गई, तो खाना कहाँ कहाँ पहुंचेगा? पत्ती से सारे दिशाओं में, उसका मतलब जहाँ पे जड़ तक, तना तक, सगरो फैल जाएगा। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है कि पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, पानी का परिवर्तन किस रूप में होगा, किधर होगा, जो खाना बनेगा वो किधर रूप में ऐसे परिवहन होगा, ये सारी बात हम जानेंगे। ठीक है, तो पौधों में पदार्थों का परिवहन देखना। साधारण पौधे जैसे, इसमें साधारण पौधे में एक कोशिकीय भी आ जाएगा और बहुकोशिकीय भी। ठीक है, साधारण पौधे जैसे क्लोमाइडोमोनस, एक क्या है? साधारण पौधे है। ठीक है, क्या है? साधारण पौधे, नॉर्मल। साधारण पौधे जैसे क्लोमाइनो क्या लिखा हुआ है? क्लोमाइडोमोनस। इनमें पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण द्वारा होता है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी क्लोडोमाइनोमोनस जो है, क्लोडो क्लोडो पढ़ रहे हैं, क्लोमाइडोमोनस। ठीक है, इसमें जो है पदार्थों का परिवहन कैसे होगा? कैसे होगा? विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण क्रिया द्वारा। और भी होता है, जैसे होता है युगलीना। क्या होता है? युगलीना। और एक बहुकोशिकीय जीव है शैवाल। क्या होता है? शैवाल। इस सब में क्या होता है? इस सब में जो पदार्थों का परिवहन होगा किसके द्वारा? विसरण द्वारा होगा। ठीक है, शैवाल क्या है? कोशिकीय या बहुकोशिकीय? बहुकोशिकीय। पिछले पढ़ लिखना, ऐसे देखना, पीछे वाले क्लास में पढ़ाया गया है। शैवाल क्या है? बहुकोशिकीय है। ये जो क्लोमाइडोमोनस जो है क्या है? एक कोशिकीय। एक और होता है युगलीना। युगलीना जैसे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? युगलीना। युगलीना क्या है? एक कोशिकीय है। ये सब बोलते हैं साधारण पौधे। क्या बोलते हैं? साधारण पौधे। युगलीना, क्लोमाइडोमोनस, ये क्या है? एक कोशिकीय पौधे। समझ रहा ना? एक और होता है शैवाल, वो क्या है? बहुकोशिकीय। शैवाल भी क्या है? साधारण पौधे। क्या है? साधारण। तो ये सब में जो पदार्थों का परिवहन होगा किसके द्वारा? विसरण द्वारा। विसरण द्वारा होगा। लेकिन इसके बाद आता है जटिल पौधे। जटिल मतलब बहुत विशाल विशाल पौधे, समझ में रहा है ना? बड़े बड़े पौधे। तो जटिल पौधों में विसरण द्वारा परिवहन संभव नहीं है। ठीक है, विसरण द्वारा परिवहन संभव नहीं है। तो इसलिए इसमें विशेष तंत्र होते जिसे संवहन तंत्र कहते हैं। इसमें एक विशेष तंत्र पाए जाते हैं जटिल पौधे में। परिवहन के लिए एक विशेष तंत्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं संवहन तंत्र। बात समझ में आ रहा है? लेकिन साधारण पौधे में जैसे क्लोमाइडोमोनस, युगलीना, बहुकोशिकीय पौधे जैसे शैवाल, इसमें परिवहन कैसे होता है? विसरण द्वारा। लेकिन जटिल पौधे जो है उसमें विसरण द्वारा संभव नहीं है। तो इसीलिए इनमें विशेष तंत्र होते हैं। क्या होते हैं? विसरण द्वारा होता है। जटिल पौधों में विसरण द्वारा परिवहन संभव नहीं है। इसलिए इनमें विशेष तंत्र होता है जिसे संवहन तंत्र कहते हैं। ठीक है, पौधों में विशेष उत्तक होते हैं। ठीक है, पौधों में एक विशेष उत्तक पाए जाते हैं जिसका पहला का नाम है जाइलम उत्तक, दूसरा
फ्लोएम उत्तक। ठीक है, समझ में रहा ना। संवहन तंत्र जो है, संवहन तंत्र ये किनको किनको मिलकर बनता है, जाइलम और फ्लोएम उत्तक मिलकर क्या बनता है, एक संवहन तंत्र बनता है। तो पौधों में विशेष उत्तक पाए जाते हैं, कौन कौन उत्तक, जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। उत्तक नहीं लिखे हैं, ठीक है, बस जाइलम ही नहीं कर, बस समझ रहे हैं, जाइलम, जाइलम के साथ उत्तक भी है, फ्लोएम के साथ उत्तक भी है। तो जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक पाए जाते हैं। इन्हें मिलाकर, किन्हें, जाइलम और फ्लोएम को मिलाकर संवहन बंडल कहते हैं। मिलकर, मिलाकर या फिर मिलकर क्या बनते, संवहन बंडल। ठीक है, संवहन बंडल बनता है। बात समझ में रहा है ना। चलिए, इतना समझ में आ गया पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। तो एक कोशिकीय पौधे कौन कौन हो गया, यूगलिना या फिर क्लोमाइडोमोनस। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सब एक कोशिकीय है, इसको साधारण पौधे भी बोलते हैं। एक बहुकोशिकीय साधारण पौधे कौन है, शैवाल। इस सब चीज में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा, विसरण क्रिया द्वारा होता है। लेकिन जो जटिल पौधे होते हैं, बड़े बड़े विशाल विशाल पौधे होते हैं, ऊंचे ऊंचे वाले पौधे, बहुत ऐसे हाइट वाले, उसमें विसरण द्वारा संभव नहीं है। इसलिए उसमें क्या होते हैं, एक तंत्र पाया जाता है जिसको बोलते हैं संवहन तंत्र। उन उस संवहन तंत्र में दो उत्तक पाए जाते हैं, कौन कौन, जाइलम और फ्लोएम उत्तक। जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक का दोनों अलग अलग काम है। जो जाइलम जाइलम उत्तक जो होते हैं क्या करते हैं, जल को पहुंचाते हैं। किससे, किसको, इसका किसका काम है, जल का काम है। ठीक है, शादी ब्याह में देखना, शादी ब्याह में क्या होता है कि खाना जब भोज वोज होता है ना, ऐसे भोज का मतलब जो खाना वाना खाता है, पार्टी उटी होता है, तो उसमें सबका काम अलग अलग बांटा रहता है। कोई जल बोल रहा है, जल, पानी है, पानी 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 बोलता है ना, कोई सब्जी सब्जी, कोई पूड़ी पूड़ी बोल रहा है, कोई पुलाव पुलाव बोल रहा है। तो सबका काम अलग अलग है कि नहीं। तो जो पानी वाला जैसे अब जो पानी, जो बंदा पानी दे रहा है, उसको बोलो अरे सब्जी लेके आओ, तो देगा नहीं। क्या बोले, हम तो पानी दे रहे हैं, सब्जी दूसरा से मांगो। तो जो जाइलम है, जैसे जाइलम, जैसे जल, याद रखना, जैसे जाइलम, जैसे जल। जाइलम का काम है सिर्फ जल पहुंचाना। जल कहाँ से पहुंचाएगा, तो जड़ से। कहाँ से, जड़ से। तो नीचे से जल, जड़ क्या करेगा, विस्तरण द्वारा आएगा, उसके बाद उस पानी को फिर ऊपर पहुंचा देगा, क्या कर देगा, ऊपर। तो जाइलम का काम है, संसेवल का काम है, क्या है, संसेवल मोटर। मोटर होता है ना घर में, संसेवल क्या होता है, मोटर दबाओ पानी नीचे से ऊपर आ जाए, आता है कि नहीं आता है। तो जाइलम को वही काम है, ये मोटर का काम करता है, पानी को सिर्फ पहुंचाता है पत्तियों तक। कहाँ तक, पत्तियों तक। तो जाइलम का काम क्या है, पत्तियों तक पानी पहुंचाना। देखो इसका आकार कैसा है, पाइप जैसा है। देखो जाइलम यहाँ पे, देखो ऐसे ऐसे घुला घुला है ना, देखो ये सब क्या हो रहा है, देखो सब पानी ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसे। आई देखो ये फ्लोएम है, देखो कैसे कैसे इसमें कितना कितना बहुत सारा डिजाइन है। जैसे खाद्य पदार्थ है, यहाँ पे देखो खाद्य पदार्थ है, पिज्जा पिज्जा ऐसा लौक रहा है, यहाँ पे क्या पिज्जा लौक रहा है। ठीक है, बहुत सारा नली है, ऐसे छिद्र है। तो लेकिन जाइलम का सीधा काम है सिर्फ जल पहुंचाना। किसका, जल पहुंचाना। कहाँ से, तो जड़ से। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना उसमें। चलो, तो जो संवहन तंत्र जो बन रहा है, किन 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 उत्तक को मिलकर बन रहा है, जाइलम और फ्लोएम उत्तक। जाइलम उत्तक का काम क्या है, जल को पहुंचाना। जल से जाइलम, जल से जल, यानी जल को पहुंचाना। ठीक है, तो कहाँ से पहुंच जाएगा, नीचे से ऊपर, ऊपर, नीचे से ऊपर। तो इसका दिशा कैसा होना चाहिए, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। इसका दिशा कैसे होगा, नीचे से ऊपर की ओर। जैसे ऐसे तीर का निशान दे दो, यहाँ मिटाते हैं। जाइलम का कैसे होता है, नीचे से ऊपर, ऐसे। समझ में रहा ना, ये क्या है, जल, जल नीचे से ऊपर पहुंचा रहा है। समझ में रहा ना, ऐसे नीचे से ऊपर पहुंचा रहा है। तो जाइलम का काम है जड़ से पानी लेकर पत्तियों तक पहुंचाना। हर एक पत्ती तक, जितने भी पेड़ पौधे के जितने भी पत्ती होते हैं, सब पत्ती तक कौन जल पहुंचाएगा, जाइलम। कौन पहुंचाएगा, जाइलम। अब बच गया फ्लोएम। तो जल तो पहुंचा दिया, अब देखो जल पहुंचा दिया नीचे से, तो पत्ती क्या करेगा, खाना बना लेगा। जल ले ही लिया नीचे से, सूर्य के प्रकाश ऊपर से मिल ही रहा है, क्लोरोफिल तो है ही होकरा में, और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले ही रहा है, तो खाना बना लेगा। तब जल पहुंचा रहा है जाइलम। अब खाना जब बन गया, तो खाना को पूरे पूरे भाग में कौन पहुंचाएगा, जैसे सब पत्ती में जितने भी पत्ती है उसमें खाना बन गया, तो उस खाना को लेकर, उस भोजन को लेकर सारे जो टहनी होता है ना, टहनी जिसको डोंग बोलते हैं, डोंग जड़ तक पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा, तो फ्लोएम पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम। यानी फ्लोएम यानी फल, फल का मतलब जो पानी लिया, पानी लेने के बाद जो फल बना,
जो फल बन गया, फल मतलब भोजन जो बना वो फ्लोएम पहुंचाएगा। कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम। और इसका दिशा, जाइलम का दिशा कैसा था? नीचे से ऊपर की ओर। लेकिन फ्लोएम का दिशा कैसा होगा? दोनों तरफ, ऊपर भी पहुंचाएगा और नीचे भी पहुंचाएगा। समझ में रहा ना? जैसे मान लो कि, जैसे तुम मान लो कि एक पौधा है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे पौधे हैं। अब मान लो कि गाँव ऐसे ऐसे निकल रहा हुआ है, ऐसे निकल रहता है ना टहनी। अब मान लो कि यहाँ से गाँव टहनी नीचे की ओर निकला हुआ है, तो यहाँ पत्ती है, पत्ती से देखो ऊपर भी पहुंचा रहा है और यहाँ नीचे भी जा रहा है। इसका दिशा दोनों की ओर होगा, ऊपर और नीचे दोनों की ओर, ठीक है। तो जाइलम का काम क्या है? जल पहुंचाना नीचे से ऊपर, सिर्फ ऊपर। और फ्लोएम का क्या है? फल, यानी जो भोजन, फल का मतलब जो भोजन बन गया है उसको पहुंचाना। तो क्या फ्लोएम का काम क्या है? भोजन को पहुंचाना। और किधर? सब सब सगरो पहुंचाना, यानी ऊपर नीचे सगरो, पूरे जड़ में, तना में, सगरो पहुंचाना। समझ में रहा ना? तो इस तरीके से दो उत्तक पाए जाते हैं पौधे में, जाइलम और फ्लोएम। इन्हें मिलाकर क्या बनते हैं? संवहन बंडल बनते हैं, या फिर दोनों को मिलाकर बोलते हैं संवहन बंडल बना हुआ है, ठीक है। चलिए, तो इतना समझ में आ गया पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, कैसे होता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। चलो, अब आगे चलते हैं। आगे है जड़ों द्वारा अवशोषण। जड़ों द्वारा अवशोषण। तो जड़ द्वारा क्या अवशोषण होता है? पानी होता है। जड़ द्वारा पानी ना, अवशोषण का मतलब खींचना। अवशोषण का मतलब खींचना। तो जड़ द्वारा क्या अवशोषण होगा? पानी होगा। पानी और खनिज लवण बोल सकते हैं, पानी के साथ खनिज लवण। तो जड़ों द्वारा अवशोषण, तो क्या अवशोषण होता है? देखना ध्यान से। जड़ मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषित करती है। यह कार्य विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण द्वारा, ठीक है। यानी धीरे धीरे खींच रहा है, धीरे धीरे क्या करेगा? खींच रहा है। ऐसे धीरे धीरे विसरण, मतलब विसरण का मतलब धीरे धीरे क्या करेगा? खींच से पेसते रहेगा। क्या हो जाएगा? पेसते रहेगा, यानी ऊपर की ओर, ऐसे ऊपर की ओर। तो जड़ क्या करती है? जड़ क्या करती है? विसरण द्वारा पानी और खनिज लवण को क्या करती है? ऊपर की ओर पेसती रहती है, पंप करती है, ठीक है। और उसके बाद ऊपर पहुंचाने का काम किसका है? देखो चेंज हो गया ना। ठीक है, तो ऊपर पहुंचाने का काम किसका है? जाइलम का। क्या है? जाइलम का, ठीक है। तो जड़ का काम क्या है? पानी को विसरण द्वारा खींचना, ठीक है, खींचना। उसके बाद ऊपर किसका पहुंचाना है काम? जाइलम का काम, ठीक है। तो जड़ों द्वारा अवशोषण, तो क्या करता है? जड़ मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषित करती है। यह कार्य विसरण द्वारा होता है। चलो, इतना समझ में आ गया ना? चलो, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी क्या है कि जड़ से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचते हैं। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है। जड़ से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचते हैं, किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम उत्तक के द्वारा। और जब पत्तियों तक पहुंच जाएगा तब पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है। तो ये बताओ कि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन जो बनता है, उस भोजन कौन सा रूप में रहता है? भोजन कैसा रहता है? ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में? ग्लूकोज। चलो, ग्लूकोज के रूप में। समझ में आ रहा है? उसके बाद आगे चलते हैं। समझ में आ गया इतना? उसके बाद आगे चलते हैं भोजन का परिवहन। अब भोजन का परिवहन मतलब, भोजन का परिवहन का मतलब, भोजन जो है उसका लेन देन, इधर से उधर करना, इधर से उधर। तो भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। चलो, भोजन का परिवहन। पत्तियों में बना भोजन पौधों के अन्य भागों में पहुंचता है। यह प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है। स्थानांतरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान चल जाना। तो पत्तियों में भोजन था, वहां से कहाँ चल गया? अन्य भागों में, पौधे के अन्य भागों में। अन्य भागों का मतलब जैसे टहनी हो गया, टहनी में चला गया। समझ में रहा ना? जड़ तक भी चला जाता है, पूरे भागों में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। यानी स्थानांतरण हो गया। क्या हो गया? स्थानांतरण। तो स्थानांतरण किया कौन? कौन किया? फ्लोएम उत्तक किया। कौन किया? फ्लोएम उत्तक किया। स्थानांतरण किया कौन? तो फ्लोएम उत्तक। तो भोजन का परिवहन कैसे हुआ?
कि पत्तियों में बना भोजन अन्य भागों में पहुंचता है, यह प्रक्रिया स्थानांतरण कहलाती है। और यह प्रक्रिया जो कर रहा है, कौन कर रहा है? फ्लोएम कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, इतना तो आपने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा समझते हैं जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक। ये तो अभी बताए हैं कि जाइलम और फ्लोएम का काम है, लेकिन अब यहाँ पढ़ लेते हैं, यहाँ आप देख लेते हैं। पहला है जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक का काम क्या है देखना। जाइलम उत्तक यह जल संवाहक उत्तक है। संवाहक का मतलब सहायता, जल को लेने देने में क्या करती है? सहायता करती है। ठीक है, यह जो है जाइलम उत्तक, जैसे देखो, जैसे जाइलम जैसे जल, तो यह जल संवाहक उत्तक है। कौन? जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक में वाहिकाएं वाहिकाएं ट्रेकिडस जैसी रचना होती है। देखो, वाहिकाएं मतलब इस तरीके से, ऐसे ऐसे, समझ में रहा ना? इसको ऐसे बोल रहे, ऐसे ऐसे। तो जाइलम उत्तक में क्या होता है? वाहिकाएं, कॉमा है, वाहिकाएं कॉमा ट्रेकिडस जैसी रचना होती है। देखो इस तरीके से, ऐसे, समझ में रहा ना? इस तरीके से जो रचना है इसको बोलते हैं वाहिकाएं या फिर ट्रेकिडस। ठीक है, जैसी रचना होती है। इसका कार्य इसका कार्य क्या है? जड़ से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाता है। इसका कार्य क्या है? जड़ से खनिज लवण और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाना होता है। इसकी विशेषता है कि इनमें जल का निरंतर स्तंभ बनता है। देखो, स्तंभ की एकदम ऐसे तरीके से एकदम निरंतर जल जाते रहता है। क्या होता है? निरंतर जल। निरंतर का मतलब रुक रुक नहीं, एकदम लगातार। क्या हो रहा है? लगातार। क्या होता है? लगातार जल जाते रहता है। और जो लगातार जल जब जाते रहता है नीचे से ऊपर की ओर, तो एक निरंतर जल का स्तंभ बनता है। क्या बनता है? निरंतर स्तंभ बनता है, जल का स्तंभ बनता है, स्तंभ। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या है? किसकी? जाइलम उत्तक की विशेषताएं क्या है? तो जड़ से जो जल ऊपर की ओर पहुंचा रही है, तो निरंतर पहुंचा रही है, जिसके कारण एक जल का स्तंभ बनता है। क्या बनता है? जल का स्तंभ। पूछेगा कि पौधों में जल का स्तंभ किस उत्तक द्वारा बनता है? तो जाइलम उत्तक द्वारा। ठीक है, किसके उत्तक द्वारा? जाइलम उत्तक द्वारा। चलो, अब आगे चलते हैं। जाइलम उत्तक द्वारा ऊंचे पौधों में जल ऊपर तक पहुंचाता है। यानी जाइलम उत्तक द्वारा ऊंचे पौधे, बड़े बड़े पौधे, कितना भी बड़े पौधे रहेंगे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े पौधे, कितना भी ऊंचे पौधे रहे, चाहे तार ले लो, खजूर ले लो, कुछ भी ले लो, समझा रहा ना? उस सब में कौन पहुंचाएगा जल? जाइलम उत्तक। जाइलम उत्तक द्वारा ऊंचे पौधों में जल ऊपर तक पहुंचाता है। ऊपर यानी पूरे पत्ती तक, ठीक है, पहुंचाता है। तो ये था जाइलम उत्तक का काम। ऊपर का मतलब ऊपर दिशा, ऊपर मुखी, ऊपर मुखी का मतलब ऊपर। ठीक है, ऊपर मुखी का मतलब उसका मुख कहाँ रहता है? ऊपर की ओर। तो जाइलम उत्तक का काम क्या है? जल को पहुंचाना, जड़ से लेकर पत्तियों तक पहुंचाना। और इसका दिशा क्या होता है? ऊपर की ओर, ऊपर मुखी होता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है? कि लगातार जल ऐसे पहुंचाने के कारण जल का एक स्तंभ बनता है। ठीक है, चलो, इस तरीके से जाइलम उत्तक आपने पढ़ लिया। आप देखते हैं फ्लोएम उत्तक। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो, आ रहा है, अच्छी बात है। फ्लोएम उत्तक, फ्लोएम उत्तक क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो, फ्लोएम उत्तक का मतलब फल, फल का मतलब जो भोजन बन गया, अब वो क्या करेगा? वो पहुंचाएगा, समझ रहा ना? तो फ्लोएम उत्तक, यह उत्तक भोजन संवाहक उत्तक है। जाइलम उत्तक जल संवाहक उत्तक था, अब फ्लोएम उत्तक भोजन संवाहक उत्तक है। संवाहक का मतलब भोजन को लेन देन करती है, मतलब पहुंचाती है, स्थानांतरण करती है। चलो, यह उत्तक भोजन संवाहक उत्तक है। इनमें चालनी नलिकाएं जैसी रचना होती है। चालनी नलिकाएं जैसा, देखो इस तरीके से चालनी नलिकाएं ऐसे है, ध्यान देना, ऐसे ऐसे है, यहाँ पे सब बूंदा है, ऐसे ऐसे, यहाँ बहुत महीन महीन, बहुत हम छोटा छोटा बूंदा है, ये सब इसको क्या बोलते हैं? चालनी नलिकाएं। इसमें भी देखो ऐसे है, सबके चालनी नलिकाएं जैसी रचना होती है। तो फ्लोएम उत्तक में इसकी रचना कैसी होती है? जाइलम उत्तक वाहिकाएं
ट्रेकिडस की जैसी रचना होती है, लेकिन फ्लोएम में चालनी चालनी जैसी चालनी नलिकाएं जैसी रचना होती है। ठीक है। और चालनी नलिकाएं में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो कि यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है। देखो ये ऐसे करके, समझ में रहा है ना। और यहाँ से दिखाएगा ये छिद्र। ठीक है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी फिगर में देखना, बुक में वो बहुत अच्छा से दिखाई देगा। और ये देखो, ये भोजन है, ये भोजन है, ये भोजन है। तो चालनी नलिका जैसी रचना होती है। इनका कार्य पत्तियों में बना भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। फ्लोएम का काम क्या है कि पत्तियों में जो बना भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। चालनी नलिकाएं क्या होती है, लंबी होती है, लंबी नली जैसी कोशिकाएं होती है। ठीक है। चालनी नलिका का लंबी नली, नली नहीं है ऐसे, देखो इसके क्या हो गया, नली जैसा हो गया ना ऐसे, अंदर 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 क्या हो गया, नली जैसा हो गया ऐसे ऐसे। तो चालनी नलिकाएं क्या होते हैं, लंबी नली जैसी कोशिकाएं होती है। इनमें कई छिद्र होते हैं, जैसे देखो ध्यान देना, यहाँ पे दिखाया गया है, कई छिद्र होते हैं, ऐसे यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है। कई छिद्र होते हैं। इनके माध्यम से, जो छिद्र है इसके माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भोजन का स्थानांतरण होता है। इस छिद्र के द्वारा क्या होता है, भोजन अगर यहाँ है तो इस छेद द्वारा इधर आ जाएगा, फिर यहाँ होते होते फिर ये भोजन यहाँ आया, फिर छेद द्वारा फिर नीचे आ जाएगा। समझ रहा ना। यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भोजन स्थानांतरण मतलब होता है यहाँ से यहाँ चल गया, फिर आगे से आगे बढ़ जाएगा, ऐसे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ते रहेगा। समझ में रहा ना। तो स्थानांतरण अभी यहाँ पे पढ़े थे ना, स्थानांतरण कहलाती है, यानी यह प्रक्रिया, यानी पत्तियों से लेकर भोजन अन्य भागों में पहुंचाना स्थानांतरण कहलाती है। तो स्थानांतरण किस ऊतक के द्वारा हो रहा है, फ्लोएम ऊतक के द्वारा। ठीक है। तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भोजन का स्थानांतरण होता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका फ्लोएम ऊतक था, समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर। जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर। तो यहाँ पे जाइलम, जाइलम जाइलम में देखते हैं इनकी कोशिकाएं मृत होती है। जाइलम की कोशिकाएं क्या होती है, मृत मतलब मरा हुआ, और इनकी कोशिकाएं जीवित होती है। ठीक है। यानी जीवित, फ्लोएम ऊतक का कोशिकाएं क्या होती है, जीवित होती है। जाइलम ऊतक जल और खनिज लवण का परिवहन करती है, और फ्लोएम या भोजन का परिवहन करती है। तीसरा, परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होती है, यानी नीचे से ऊपर की ओर ऐसे। अब परिवहन ऊपर नीचे दोनों दिशा में होती है, यानी ऊपर भी और नीचे भी दोनों दिशा में होती है। तो इस तरीके से आपका अंतर था। और भी लिख सकते हैं कि जाइलम ऊतक वाहिकाएं टेकिडेस जैसी रचना होती है, और फ्लोएम में क्या लिख देंगे कि क्या यहाँ पे क्या लिखा, चालनी नलिका जैसी रचना होती है। लिख सकते, नहीं लिख सकते, लिख सकते। और भी लिख सकते, ये लिख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, जाइलम में इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता है कि लगातार पानी को ले जाने से एक पानी का स्तंभ बनता है। ये भी लिख सकते हैं। फ्लोएम में क्या लिख सकते हैं, फ्लोएम में लिख सकते हैं कि इसमें चालनी नलिकाएं में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भोजन प्रवेश करते हैं। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो ये सब पढ़ लोगे तो अंतर अपने आप बन जाएगा। क्या हो जाएगा, अंतर, मतलब इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा बना सकते हो। समझ रहा ना। तो इस तरीके से आपका जाइलम और फ्लोएम तक ये क्लास था। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लास 2 में, हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले पौधों में पदार्थों का परिवहन की क्रिया विधि, यानी एक क्रियाकलाप द्वारा हम बताएंगे कि पौधा में परिवहन कैसे होता है, पौधा में परिवहन कैसे होता है, क्रियाकलाप विधि द्वारा हम बताएंगे। तो क्लास 2 में हम लोग जानने वाले हैं, क्लास 2 में। और अभी क्लास 1 में इतना ही फिगर था, ये दोनों ही फिगर था, इसलिए मैंने फिगर पार दिया, और कोई फिगर नहीं था। इसके बाद बहुत सारे फिगर है, फिगर के साथ में समझाता चलूंगा, बताता चलूंगा। बस आप सबको करना कुछ नहीं है, करना ये है कि बस ध्यान से पढ़ो, ध्यान से सीखो। ठीक है। तो क्लास 1 आप सबको कैसा लगा, कहीं पे भी अगर छूट गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो कि हाँ भैया ऐसे यहाँ पे छूट गया। मैं उसको फिर से ऐसे मतलब ऐसे क्लास बनाने की कोशिश करूंगा, मतलब ऐसे फिर से
तो क्लास 1 डे 56 में आप इतना पढ़ लिए। उसके बाद क्लास 2 आएगा, परिवहन का क्लास 2 आएगा, उसमें हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, जो कि मैंने टॉपिक बता दिया कि पौधों में पदार्थों के परिवहन की क्रिया विधि पढ़ेंगे। उसके बाद है जल का अवशोषण एवं परिवहन कैसे होता है, उसके बारे में। खनिज लवणों का अवशोषण कैसे होता है, इसके बारे में। बाष्पोत्सर्जन क्या है, इसके बारे में पढ़ने वाले। बहुत सारे अ, इसमें है। पौधों में भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, इसके बारे में भी। ठीक है, जंतुओं में परिवहन कैसे कैसे होता है, मनुष्य का हृदय क्या है, रक्त परिसंचरण परिवहन तंत्र क्या होता है, बहुत सारे ऐसी चीजें ऐसे। तो क्लास 2 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलो, उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा। और देखो, क्लास में पढ़ो, ज़्यादा पढ़ाई करो। ठीक है, बातें तो होती रहेगी, अभी टाइम है, पूरा कर लो, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें फिर ऐसे बातें होगी। तो फिलहाल इतना ही, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ। तब तक लिए खूब सांस लेते रहो, ऑक्सीजन की कोशिकाओं तक पहुंचाते रहो, ताकि ऊर्जा बना रहे। तो सभी को जय हिंद।